नमस्ते। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी के वक्तव्यों में कुछ समानता पाए और उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी अगर चाहे तो दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है और ऐसा पूछताछ जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके विरुद्ध बंगाल सरकार अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और कल 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच ने 24 तारीख तक का स्थगनादेश दे दिया है, यानी कि कम से कम 24 तारीख तक का अभिषेक बनर्जी से सीबीआई ईडी कोई पूछताछ नहीं कर सकती है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। क्या मतलब है? एक, शिक्षा भर्ती घोटाला जिसके लिए सड़कों पे बच्चे इस तरह से मर रहे हैं, उसको डिले करने का क्या मतलब है? एक हो सकता है कि ये जज लोग जो है ये भ्रष्ट है, ये दिखने में महान बनते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इम्पीचमेंट का कवच पहन के ये घूसखोरी करते हैं और ये जो 1 हफ्ते का समय इनको बीच में मिलेगा, इस दौरान ये मोल भाव करेंगे। एक हो सकता संभावना। एक हो सकता है काम करते ही नहीं है, जो कि सच है, क्योंकि पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन्हें जल्द से जल्द निपटारा जो काम कर सकते थे 24 तारीख तक का टालने का कोई मतलब नहीं था। 1 हफ्ता क्यों समय दिया गया है? तो ये अपना काम करते नहीं है टाइम से, एक संभावना है। दूसरा है भ्रष्ट है, तो ये घूसखोरी के लिए समय मांगेंगे और बीच में मोलभाव होगा और अभिषेक बनर्जी के वकील और इनके दलाल लोग आपस में तय करेंगे और ऊंची से ऊंची कीमत में अभिषेक बनर्जी को बचाने का कोई रास्ता निकाला जाएगा। और तीसरी संभावना जो बहुत प्रबल है वो ये है कि कोई भी जुडिशरी वगैरह कोई बहुत तटस्थ नहीं होता है, निष्पक्ष नहीं होता है। जब सत्ता जिसकी होती है उसके मुताबिक हवा बहने लगता है। इमरजेंसी के दौरान भी कहते हैं कि इन्हें सिर्फ झुकने को कहा गया था, ये मिट्टी पे रेंगने लग गए थे। जजों ने ऐसा व्यवहार किया था, इंदिरा गांधी के सामने इस तरह से झुक गए थे। हम मानते हैं कि मोदी जी ऐसे नहीं है, फिर भी दिल्ली में उनकी सरकार है। अगर कलकत्ता में अभिजीत गांगुली कोई जजमेंट पास कर रहे और कह रहे कि अभिषेक बनर्जी से बात पूछताछ होनी चाहिए, तो अगर दिल्ली में वो केस जाता है और जज 24 तारीख तक स्थगनादेश देते हैं, तो सीबीआई ईडी के वकील क्या कर रहे थे? उन्होंने पुरजोर तरीके से अभिषेक बनर्जी के वकील का विरोध क्यों नहीं किया और स्थगनादेश को खारिज क्यों नहीं किया? वो नहीं किए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस की सरकार ममता दीदी को पीछे से बचा रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो हम असली कारण पे आते हैं। बंगाल की डेमोग्राफी बिगड़ गई है। कांग्रेस और उसके बाद वामपंथियों ने एक सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशी मुसलमानों को सीमा पार से यहाँ ला के ठप्पा वोट के लिए इस्तेमाल करना और उन्हें यहाँ की नागरिकता देके पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बर्बाद किया है। ये देशद्रोही काम है, ये बहुत ही गलत हो रहा था। तब बीजेपी आरएसएस के पास कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने कांग्रेस की जुझारू नेत्री ममता बनर्जी को देखा और उन्होंने ममता बनर्जी में संभावनाएं देखी। ममता बनर्जी को टीएमसी बनाने के लिए उन्होंने मदद किया। कांग्रेस को तोड़ा गया और 1998 1 जनवरी को टीएमसी का गठन हुआ। ममता दीदी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और संगठनात्मक क्षमता से 10 साल के भीतर भीतर उन्होंने 2011 में वामपंथियों का सफाया किया और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई। बीजेपी आरएसएस का कोई संगठन नहीं था। ममता दीदी ने आते ही साथ बीजेपी आरएसएस को कुछ इस तरह से मदद किया कि आज आरएसएस का संगठन बहुत बढ़ गया है। सरस्वती शिशु विद्यालयों की संख्या भी बढ़ गई है, यानी कि उन्होंने आरएसएस को यहाँ पांव जमाने में और बंगाल के जरिए पूर्वोत्तर में पांव जमाने में बहुत मदद की है। आप देखते ही गोवा बोलिए, पूर्वोत्तर बोलिए, ममता दीदी घूम घूम के, अभिषेक बनर्जी घूम घूम के कांग्रेस का वोट काटने के लिए एक प्रतिद्वंदी की तरह खड़े होते हैं। बीजेपी के विरुद्ध भले बोलते हैं, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के हक में काम कर रही है। संगठन के लिए पैसा लगता है। जीएसटी लागू होने के बाद बनिया, मारवाड़ी, जैनी, सिंधी, सरदार इनसे कितना मांगती बीजेपी आरएसएस? ये भी क्या ऐसे ही दे देते? अपना लाभ नफ़ा नुकसान देखते हैं। लेकिन ममता दीदी ने इसका कोई ज़रूरत नहीं छोड़ा। उन्होंने सरकारी तंत्र से पैसा निकाल के आरएसएस का संगठन खड़ा किया है। यही सत्य है। बंगाल में अगर शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है तो दीदी ने पैसा नहीं रखा, ये ऊपर गया है। नीचे ही नीचे सीबीआई ईडी को
भले ही अभिजीत गांगुली जज ने बोल रखा है कि उनकी निगरानी में भर्ती घोटाले के शीर्ष को पकड़ा जाए, लेकिन सीबीआई ईडी को शायद गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त निर्देश है कि वो सिर्फ नीचे नीचे के लोगों को देखे, यानी कि सिर्फ एजेंट लोग को ही पकड़े, लेकिन सिर तक का ना जाए, क्योंकि सिर में तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है, लेकिन उन्होंने तो पैसा पूरा रखा नहीं है, वो पैसा तो ऊपर गया है। आरएसएस का संगठन खड़ा हुआ है, बीजेपी आरएसएस का, इसलिए संभावना बहुत ज़्यादा है कि शिक्षा भर्ती घोटाले में सीबीआई ईडी कभी ठीक से काम करेगी ही नहीं। वो क्या पूछताछ करिए, किसी को कुछ नहीं पता और शीर्ष तक का जाएंगे ही नहीं। हम भी नहीं चाहते, कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें कि सीबीआई ईडी शीर्ष तक का जाए और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पकड़े, क्योंकि हम सब जानते बंगाल के डेमोग्राफी को जानबूझ के बिगाड़ा गया है। मुसलमानों की जनसंख्या को जानबूझ के बढ़ाया गया है। आज जनसंख्या प्रतिशत मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खतरे के निशान से ऊपर है। अनुचित कार्य को उचित करने के लिए अनुचित कार्य भी उचित है। इसलिए अगर बीजेपी आरएसएस पीछे से ममता दीदी को सपोर्ट कर रही है और ममता दीदी ने घोटाले के जरिए ही सही धन राशि से सहयोग करके आरएसएस का संगठन खड़ा किया है बीजेपी बंगाल में, तो ये उन्होंने सही काम किया है। हमारे अस्तित्व के लिए, हिंदू अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। इसलिए बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के नाम पे दीदी को घेरने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। हमें कोई न्याय व्याय भी नहीं चाहिए, हमें कोई तमाशा भी नहीं चाहिए। ये लंबा खींच रहा है, नूरा कुश्ती दिखा रहा है, ज़मीन पे दिखा रहा है बीजेपी आरएसएस की उनकी टीएमसी के साथ लड़ाई है, टीएमसी बीजेपी आरएसएस का, लेकिन शीर्ष नेतृत्व नागपुर में बैठा नेतृत्व और दीदी के बीच में जो साठगांठ है वो तो समझ में आ ही रहा है। और अगर है तो अच्छा है, और किसी को इस पर उंगली उठाने का, इस पर प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं कांग्रेस और वामपंथी, उन्होंने खुद ने बहुत गलत किया। और जिनके जरिए वो समन वगैरह करा रहे, मैं उनकी, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपने जज के तौर पे जो भी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो लोग कहाँ थे ये कलकत्ता हाई कोर्ट के बुद्धिजीवी जज, जब वामपंथी मुसलमानों को घुसेर के थप्पा वोट के जरिए 34 साल तक का राज किया था और इन्होंने बंगाल की डेमोग्राफी को बिगाड़ा था। तब ये बुद्धिजीवी जज कहाँ थे? क्या इनको कभी भी तब इनकी विवेक ने नहीं कहा कि ये स्वतः संज्ञान लेते हुए बदलती हुई डेमोग्राफी पे कोई रोक लगाए, कोई प्रश्न करे? तब तो किसी ने भी प्रश्न नहीं किया। इसलिए अगर शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ है और अन्य भर्तियों में भी घोटाला हुआ है और उसका पैसा ममता दीदी ने बीजेपी आरएसएस का संगठन खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया है और दोनों अगर मिली भगत करके सब कर भी रहे हैं, तो उन पे प्रश्न चिन्ह उठाने का किसको क्या नैतिक अधिकार रहता है? सिर्फ उसी को रहेगा जिसने समय रहते मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पे प्रश्न उठाया था, और ये सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी ने उठाया था राज्यसभा में और पेपर फेंका था स्पीकर के चेयर पे। तो ये प्रश्न करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी को है, और उन्होंने तो पैसा चोरी करके संगठन खड़ा किया है। दिखने में लग रहा है कि सरकारी तंत्र से पैसा चोरी किया गया, घूस लिया गया है, लेकिन किस काम में लगा है आप देखिए। एक अच्छे काम में अगर लगा है और बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या पर रोक लगाने के में अगर ये लंबी दूरी पे कारगर सिद्ध हो, तो हमें उन पे प्रश्न चिन्ह करने का कोई मतलब नहीं। आप सागर दीघी में ही देखिए क्या हुआ है, वहाँ पे 50% से ऊपर है मुस्लिम। कांग्रेस ने एक मुस्लिम प्रार्थी को खड़ा किया, बाबर विश्वास की संतान बायरन विश्वास को, और वामपंथियों ने पीछे से उन्हें सपोर्ट किया और एक साथ मिलके उन्होंने ममता दीदी को हरा के, ममता दीदी के ब्राह्मण कैंडिडेट सुधांशु बनर्जी को हराकर मुस्लिम प्रार्थी को जिताया। अब मुस्लिम बोल रहे हैं कि जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि अल्पसंख्यकों की संख्या जहाँ पे जिन इलाकों में, वहाँ पे मुस्लिम प्रार्थी खड़ा किया जाए। आप समझ रहे हैं हमारे गणतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसलिए हमें अब भर्ती घोटाले से कोई लेन देन है ही नहीं। ये अगर भ्रष्टाचार है भी तो ये देशद्रोह नहीं है। और जो मुसलमानों को घुसेर के ठप्पा वोट के जरिए 34 साल जो डेमोग्राफी बिगाड़ा गया बंगाल का, वो असल में देशद्रोह था। और जो डीए के लिए सड़कों पे है, उनको डीए मांगने का कोई हक ही नहीं है। ये उस जमाने में कार्डर बेसिस पे भर्ती हुए थे और ये लोग भी मुसलमानों को एंटर करा के उनके जरिए ठप्पा वोट करा के 34 साल राज करने में मदद की। यानी कि बंगाल की डेमोग्राफी को बिगाड़ के हिंदुओं के जनसंख्या प्रतिशत घटा के मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत बढ़ाने में इनका भी हाथ है। इनको डीए का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जो नौकरी प्रार्थी बोल रहे हैं कि वो योग्य है और बाकी लोग अयोग्य पैसों से आए हैं, खुद देखे अपने गिरेबान में कितना परसेंट मिला है, 54%।
आपके मुकाबले ब्राह्मण घरों के बच्चे, वैदिक घरों के बच्चे, कायस्थ घरों के बच्चे, बनिया, मारवाड़ी, जैनी, सिंधी, सरदार, बिहारी, कितने अच्छे अच्छे जनरल कैटेगरी के बच्चे 95% लाते हैं। उनका अधिकार मार कर जब आप उनकी जगहों में बैठ जाते हैं, तब आपको याद नहीं रहता है कि आप अयोग्य है, वो योग्य है। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है नौकरी का। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। पैसा कहाँ गया है समझ में आने लग गया है, और शीर्ष तक का कभी पहुंचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि शीर्ष तक अगर पहुंचा तो उसके ऊपर जो शीर्ष पैसा है वहाँ तक का भी जाना पड़ेगा, जो कि ना ही होगा और ना ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत को घटाना, अन्यथा हम अपनी ज़मीन खो देंगे। इसलिए बहुत हुआ भर्ती घोटाला वगैरह। हमें तो लगता है ये सरकारी नौकरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और डीए वगैरह सब गलत है। ये सिर्फ 3% लोगों को लाभान्वित करते हैं। ये सब बंद करके अग्निवीर की तरह 3-4 साल का ही हर किसी को मिले नौकरी करने का अधिकार, और फिर जब वो नौकरी छोड़ दे तब एक अच्छी राशि उन्हें मिल जाए, ताकि वो आगे चल के कुछ प्राइवेट में काम कर सके। इससे क्या होगा कि सरकारी तंत्र में नौकरी में हिस्सेदारी सिर्फ 3% का नहीं रहेगा, जो बस फलते फूलते रहेंगे और औसत दर्जे का सर्विस देंगे लोगों को, और देश का बहुत भला भी नहीं होगा। इसके बजाय अग्निवीर की तरह 3-4 साल के लिए लोगों को नौकरी का और मौका दिया जाए, और सरकारी नौकरी में भागीदारी का जो प्रतिशत है आम जनता में, उसको बढ़ाया जाए। प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों में ही कोई पेंशन वगैरह ना हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी सब ना हो, दोनों में बराबर कर दिया जाए। सरकार जैसे लोगों को रख रही है, जितना दे रही है प्राइवेट भी उतना ही देगी। ये पेंशन, डीए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये क्या है? आम जनमानस का खून चूसना है। ऐसी परिस्थिति जहाँ पे कोरोना हो चुका है, मंकी पॉक्स आ सकता है, एडिनो वायरस में इतने बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, और हमने देखा डॉक्टरों ने क्या औसत दर्जे का सर्विस दिया है ऐसी हालत में। और सरकारी तंत्र में, सरकारी स्कूलों में टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजते हैं, यानी कि बहुत ही औसत दर्जे का शिक्षा भी वो देते हैं। तो ऐसी हालत में इन सरकारी तंत्रों का बंद हो जाना ही ठीक है। इनकी जगह एक नई व्यवस्था खड़ी हो। ममता दीदी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो ममता दीदी भ्रष्ट नहीं, वे युग पुरुष है, वो सही काम कर रही है, हम उनका साथ दें। वंदे मातरम।